लास्ट ईयर 2024 में हीट स्ट्रोक या लू लगने के कारण पूरे इंडिया में ऑलमोस्ट 700 से ज़्यादा डेथ हुई और लू लगने के कारण 30,000 से लेकर 40,000 लोग प्रभावित हुए। देखिए, हीट स्ट्रोक या फिर हीट रिलेटेड इलनेस या फिर लू लगना आमतौर पर तब देखा जाता है जब वातावरण का तापमान बहुत ज़्यादा हो। लाइक जब 45-46 डिग्री से ऊपर का तापमान है, उसमें आप काफ़ी देर तक रह रहे हैं, तो फिर हीट स्ट्रोक के चांसेस रहते हैं। गर्मी के सीज़न में ऑलमोस्ट सभी को बाहर जाना ही पड़ता है किसी ना किसी काम के लिए, तो सब लोगों को तो हीट स्ट्रोक नहीं होता। ऐसा क्या कारण है कि कुछ लोगों को हीट स्ट्रोक होता है, कुछ को हीट स्ट्रोक नहीं होता? लास्ट ईयर 2024 में हीट स्ट्रोक या लू लगने के कारण पूरे इंडिया में ऑलमोस्ट 700 से ज़्यादा डेथ हुई और लू लगने के कारण 30,000 से लेकर 40,000 लोग प्रभावित हुए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विकास नाका, सीनियर रेजिडेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री एट एम्स जोधपुर। आज हम बात करेंगे हीट स्ट्रोक या लू लगने के बारे में। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर राकेश कुमार, जो सीनियर रेजिडेंट हैं मेडिसिन डिपार्टमेंट में एम्स जोधपुर में। डॉक्टर राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो डॉक्टर राकेश, हमारे दर्शकों को सबसे पहले ये बताएं कि हीट स्ट्रोक या लू लगना होता क्या है? क्या ये एक सामान्य बुखार की तरह ही होता है या बुखार की से बहुत अलग है? देखिए, बुखार से अगर अपन कंपेयर करें तो दोनों में जो कॉमन चीज़ है वो यही है कि दोनों में शरीर का तापमान बढ़ जाता है, लेकिन दोनों में एक फ़र्क है। बुखार में जो तापमान बढ़ता है उसके पीछे कारण कोई ना कोई आपके शरीर में इन्फेक्शन हो या फिर इन्फ्लामेशन हो, ऐसी चीज़ के कारण बुखार चढ़ता है। हीट स्ट्रोक या फिर लू लगने की बात करें तो आमतौर पर ये गर्मियों में ही देखने को मिलता है, जब वातावरण का तापमान बहुत ज़्यादा होता है और उस वातावरण में आप बहुत ज़्यादा देर तक रहते हैं, तो हो सकता है कि आपके शरीर का तापमान इतना बढ़ जाए जहाँ पे आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो काम करना कम कर दें। इसको हीट स्ट्रोक या फिर हीट रिलेटेड इलनेस बोलते हैं। गर्मी का जो सीज़न है या जो समर सीज़न है, उसमें सब लोगों को किसी ना किसी काम के लिए बाहर निकलना ही पड़ता है। किसी का प्रोफेशन ऐसा होता है कि उसको गर्मी में काम करना पड़ रहा है, तो बॉडी में हीट को रेगुलेट कौन करता है? कुछ लोगों को हीट स्ट्रोक होता है, कुछ को नहीं होता। इसका क्या कारण है? देखिए, ये डिपेंड करता है कि जब आप दिन के कौन से समय पे आप घर से बाहर निकल रहे हैं, उस टाइम पे एनवायरनमेंट में टेम्परेचर कितना है। और बॉडी के अंदर थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम होता है। जो आपका दिमाग होता है उसमें हाइपोथैलेमस नाम की एक ग्रंथि होती है जो शरीर के तापमान को कंट्रोल करती है। वो कुछ हद तक शरीर के तापमान को कंट्रोल कर सकती है, लेकिन अगर वातावरण का तापमान बहुत ज़्यादा है और आप उसमें बहुत ज़्यादा देर तक रह रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो ग्रंथि भी काम करना कम कर देती है और इसके बाद आपका शरीर का तापमान बढ़ना चालू करता है और वो बढ़ते ही रहता है। हीट स्ट्रोक के लिए अपन जो टिपिकल तापमान बोलते हैं वो बोलते हैं कि 105 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 40.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा अगर आपके शरीर का तापमान है तो उसमें हीट स्ट्रोक आने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्या हाइपोथैलेमस सब लोगों में 104 डिग्री तक रेगुलेट कर पाता है? इसका कोई फिक्स रेंज नहीं है, इसलिए बोला कि ज़्यादा टेम्परेचर एनवायरनमेंट का और काफ़ी ज़्यादा देर तक आप उसमें रह रहे हैं। तो डॉक्टर राकेश ये बताएं कि हीट स्ट्रोक कितने टाइप का होता है और हीट स्ट्रोक के लिए ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो हीट स्ट्रोक के रिस्क को बढ़ाते हैं? देखिए, मोटे मोटे तौर पर हीट स्ट्रोक को दो में डिवाइड किया जा सकता है। एक एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक होता है और एक नॉन एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक होता है, जिसको क्लासिकल टाइप ऑफ हीट स्ट्रोक भी बोलते हैं। देखिए, दोनों को समझने की ज़रूरत है। आप शब्द अगर देखेंगे एक्सर्शनल, तो इसका मतलब है कि ये वो पेशेंट हैं जिनमें हीट स्ट्रोक या फिर हीट रिलेटेड इलनेस इसलिए हुआ क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी वो फिजिकल एक्टिविटी उनका बहुत ज़्यादा था और वो बहुत ही गर्म एनवायरनमेंट में था। इसकी वजह से शरीर का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जैसे कि कोई स्पोर्ट्समैन है, वो दोपहर में मई जून के महीने में दोपहर में बाहर खेल रहे हैं काफ़ी देर तक, या फिर आप बहुत ही गर्म और ह्यूमिड एनवायरनमेंट में काफ़ी देर तक जिम कर रहे हैं, या फिर आप देखते हो कि जो लेबर वर्कर होते हैं वो दोपहर में बहुत ज़्यादा देर तक काम कर रहे हैं और प्रॉपरली अपने आप को हाइड्रेट नहीं कर पाते, तो उन लोगों में एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक के चांसेस रहते हैं। बट जो ज़्यादा कॉमन है वो नॉन एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक है, जिसमें कि आपके शरीर की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा नहीं है, आपके शरीर के अंदर तापमान अपने आप ज़्यादा नहीं बना, लेकिन क्योंकि वातावरण का तापमान बहुत ज़्यादा है और काफ़ी देर तक आप उसमें हैं, इसकी वजह से आपको हीट स्ट्रोक हुआ है। इसको नॉन एक्सर्शनल टाइप ऑफ हीट स्ट्रोक बोलते हैं। ये आमतौर पर उन लोगों में देखने को मिलता है जैसे कि जो बहुत ही बुजुर्ग लोग होते हैं, या फिर जो जिनको लकवे की शिकायत होती है, या फिर कोई बच्चा है। जैसे कि ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जब कोई बच्चा गाड़ी के अंदर बंद हो गया और पेरेंट्स कुछ सामान लेने चले गए, AC बंद है गाड़ी का और काफ़ी देर बाद देखा तो बच्चा बेहोश मिला या फिर बच्चे की डेथ भी हो गई। ऐसी सिचुएशंस में हीट स्ट्रोक हो सकता है। तो जो लू लगना है या जो हीट स्ट्रोक है, उसमें कौन कौन से लक्षण देखने को मिल सकते हैं कि अगर वो लक्षण है तो एक
इंसान पहचान सके कि भाई इसको हीट स्ट्रोक है? देखिए, सबसे पहले तो आपको देखना है कि जिस भी इंसान में आप हीट स्ट्रोक या फिर हीट रिलेटेड इलनेस को सस्पेक्ट कर रहे हैं, लू लगने को जिसमें आपको लग रहा है, वो इंसान लू में कितनी देर तक रहा है। फिर उसमें जब आप लू में काफ़ी देर तक रहते हैं तो कुछ शुरुआती लक्षण आते हैं, जैसे कि स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि थोड़ा डिजीनेस फील होगा, हल्के चक्कर आएंगे, कमज़ोरी महसूस होगी, सर दुखेगा। अगर इन सिम्टम्स को यहीं पे पहचान लिया जाए और अपने एनवायरनमेंट को चेंज कर लिया जाए, जैसे आप बाहर काम कर रहे हैं, आप अंदर आ गए, कूलर के सामने, एसी के सामने बैठ गए, तो हो सकता है कि ये सिम्टम्स यहीं पे रुक जाएं। लेकिन इन सिम्टम्स के बावजूद अगर वो पेशेंट उसी एनवायरनमेंट में काफ़ी लंबे टाइम तक रह रहा है, तो हो सकता है कि अब ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स आएँ। ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स से अपन बात करें तो हो सकता है कि उस मरीज़ को धीरे धीरे बोलने में तुतलापन आना चालू हो जाए, दौरा पड़ जाए, जिसका मिर्गी का दौरा है, जिसको हम भाषा में ताड़ बोलते हैं, बेहोशी आ जाए, कोमा में चला जाए, ये सारे सिम्टम्स भी उसके अंदर आ सकते हैं। बेसिकली एक मेडिकल इमरजेंसी भी हो सकती है। बिल्कुल, अगर इसको टाइम पे आइडेंटिफाई नहीं किया गया, टाइम पे उस पेशेंट को या उस इंसान को उस एनवायरनमेंट से हटाया नहीं गया, तो हो सकता है कि ये जानलेवा हो। तो हीट स्ट्रोक या लू लगने को अगर टाइमली ट्रीट नहीं किया तो बॉडी में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं जो एक इंसान के लिए जानलेवा हो सकते हैं? देखिए, अगर ज़्यादा देर तक आप लू में रहते हैं और अगर उसके कॉम्प्लिकेशंस की अगर अपन बात करें, तो जैसा आपने बताया कि पिछले साल लगभग 700 से 800 लोग अपने जान गंवा बैठे गर्मियों के महीने में सिर्फ लू लगने से। तो इसमें आपके जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो एक पर्टिकुलर तापमान के बाद काम करना कम चालू कर देते हैं, जैसे कि ARDS आपने नाम सुना होगा, जिसमें कि आपका सांस में दिक्कत हो जाती है, हार्ट फेल हो सकता है, लकवा मैंने आपको बताया, या फिर दौरा पड़ सकता है, गुर्दे ख़राब हो सकते हैं क्योंकि आप डिहाइड्रेट हो गए हैं, उसके जैसे किडनीज पे असर आ गया, लीवर ख़राब हो गया है। इसको हम आम भाषा में एक सिंगल टर्म में मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन बोलते हैं, मोड्स के नाम से बोल सकते हैं। और ये काफ़ी जानलेवा भी होता है। कहीं ना कहीं ये जानलेवा है, इसमें मोर्टेलिटी ज़्यादा है। अगर किसी इंसान को हीट स्ट्रोक या लू लगने के कुछ इनिशियल सिम्टम्स आते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स अगर उनको घर पे मैनेज करना चाहें तो अपन क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, क्या क्या उपाय कर सकते हैं? देखिए, अगर शुरुआती लक्षणों की बात करें, अगर लक्षण बहुत ज़्यादा नहीं है, जैसे कि मैंने बताया हल्का जी घबरा रहा है, थोड़ा चक्कर आ रहा है, या फिर थोड़ा डिहाइड्रेशन है, तो ऐसे पेशेंट्स में आप ऐसा कर सकते हैं कि घर पे सबसे पहले तो उसका एनवायरनमेंट चेंज करो। उसको वो जो गर्म एनवायरनमेंट है उससे निकाल के एक ठंडे एनवायरनमेंट में रखो, जहाँ पे आप रूम का टेम्परेचर 20-22 डिग्री सेल्सियस रख सकते हैं, या फिर कूलर के सामने बिठा सकते हैं। इसके अलावा आप अगर आइस पैक्स की व्यवस्था कर सकते हैं तो आइस पैक्स लेके और उसकी दोनों जो आर्म पिट्स हैं उनके अंदर दबा के रख सकते हो। उसके साथ साथ में गर्दन के चारों ओर आप आइस पैक्स लगा सकते हो, और जो ग्रोइन वाला एरिया है वहाँ पे भी आप आइस पैक्स लगा सकते हो। इन एरियाज़ की ब्लड सप्लाई ज़्यादा होती है, यहाँ पे अगर आप आइस पैक्स लगाते हो या फिर ठंडा कोई चीज़ रखते हो तो यहाँ पे मरीज़ जो है वो जल्दी जल्दी हीट लॉस करेगा और उसके शरीर का तापमान नीचे हो जाएगा। इसके अलावा आप कर सकते हैं कि अगर माइन्यूट सिम्टम्स ही हैं, ये सब मैं सिर्फ और सिर्फ जो माइनर सिम्टम्स हैं उन्हीं के लिए बता रहा हूँ। अगर आपका मरीज़ को बोलने में दिक्कत है, चिड़चिड़ापन है, थोड़ा बिहेवियर चेंज हो रहा है, या फिर उनको होश में थोड़ी कमी आई है, तो ऐसे मरीज़ को अस्पताल में ही दिखाना चाहिए। बट अगर इससे कम सिम्टम है तो आप उनको जैसे कि एक पंखे के सामने उनको लेटा के उनके शरीर के ऊपर गीले कपड़े से आप सिकाई कर सकते हो। बेसिकली मैकेनिज्म सिंपल सा है, आप उसको बॉडी सरफेस को जब थोड़ा मॉइस्ट करेंगे तो वहाँ से जब आप उस पर हवा डालेंगे तो एवापोरेशन होएगा, और एवापोरेशन की फॉर्म में उसके बॉडी हीट लॉस होएगा। तो ये आप जो सिंपल स्टेप्स है वो आप घर पे भी कर सकते हैं। बट अगर अगेन इससे अगर ज़्यादा सिम्टम्स हैं तो बेहतर है कि उस मरीज़ को अस्पताल लाया जाए। जिन मरीजों को बोलने में दिक्कत आ रही है, जिनका व्यवहार चेंज हो रहा है, या जो पहचानने में दिक्कत करने लग गए, जिनको दौरा आया है, उन पेशेंट्स को आप हॉस्पिटल में भर्ती करके कैसे मैनेज करते हैं, क्या क्या किया जाता है? देखिए, इसमें मैनेजमेंट की अगर अपन बात करें तो 2 स्टेप्स में मैनेज करते हैं। सबसे पहला स्टेप तो उस पेशेंट का टेम्परेचर को कैसे रेगुलेट किया जाए, और दूसरा उस टेम्परेचर के कारण जो कॉम्प्लिकेशंस उसकी बॉडी में हुए हैं उनको कैसे मैनेज किया जाए। तो टेम्परेचर के लिए तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप आइस पैक्स यूज़ कर सकते हैं, जो आपके ग्रोइन एरिया है, एक्जिला एरिया है, आर्म पिट्स हैं, वहाँ पे आप आइस पैक्स लगा सकते हैं, एनवायरनमेंट को कूल कर सकते हैं, या फिर कोल्ड वाटर इमर्जन होता है CWI, वो कर सकते हैं, जिसमें कि अगर व्यवस्था है आपके अस्पताल में तो एक वाटर टब लेना है जिसको पूरा बर्फ़ से भर लेना है, और पेशेंट को गर्दन तक उसमें, गर्दन से नीचे का हिस्से वाटर टब में वहाँ पे डुबोना है। उस पानी को और उस बर्फ़ को लगातार आपको चेंज करते रहना है। इसके अलावा कूलिंग ब्लैंकेट्स भी होते हैं, उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसके अलावा जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है डिहाइड्रेशन, कि अगर वो मरीज़ डिहाइड्रेटेड है तो सबसे पहले उसको हाइड्रेट करना ज़रूरी है। इन सब और डिसइलेक्ट्रोलाइटीमिया, कि उसका पोटेशियम या सोडियम उसके शरीर के जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं अगर उनमें इम्बैलेंस है तो उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। आप उसकी कार्डियक मॉनिटरिंग कर सकते हैं, ऑक्सीजन सैचुरेशन देख सकते हैं, कोई भी और ऑर्गन फेलियर है तो उसको इस हिसाब से मैनेज किया जा सकता है। इसके बावजूद भी अगर कुछ लोगों का टेम्परेचर कम नहीं होता है तो इसमें आप कोल्ड सलाइन इन्फ्यूज़न कर सकते हैं, जिसमें कि आप लगभग 4 डिग्री सेल्सियस का कोल्ड सलीन, नॉर्मल सलीन जो होता है वो, या फिर उसको 39 डिग्री फ़ारेनहाइट बोल दो चाहे, उस सलीन को आप हर घंटे 1 यूनिट सलीन आप इन्फ्यूज़ कर सकते हैं, 1 लीटर सलीन तक आप इन्फ्यूज़ कर सकते हैं। उससे हो सकता है कि उनका टेम्परेचर थोड़ा कम हो। तो गर्मी के सीज़न में एक आम इंसान को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि उसको हीट स्ट्रोक या लू लगने से वो बच सके? देखिए, बहुत ही जनरल से प्रिकॉशन आपको रखना है, खास करके जो मई और जून का महीना है, और ख़ास करके आप ऐसी स्टेट में रह रहे हैं जहाँ पे, अगर मैं राजस्थान की बात करूँ जहाँ पे तापमान 47-48 डिग्री तक भी पहुँच जाता है, तो आप कोशिश करें कि जो दिन का सबसे गर्म पार्ट है सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4 या 5 बजे तक, उस टाइम पे आप घर के अंदर या ऑफिस के अंदर या फिर कोई इनसाइड जगह आप रहें। एसी, कूलर जो भी आपके पास व्यवस्था है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जो कपड़े पहनते हैं वो आप कोशिश करेंगे लाइट वेट कपड़े पहने और लूज़ फिटिंग कपड़े पहने, बहुत टाइट या फिर बहुत हैवी कपड़े ना पहने जहाँ पे ज़्यादा स्वेटिंग हो सकती है। इसके अलावा आप अपने आप को अच्छे से हाइड्रेट करके रखें। आप लिक्विड डाइट अपना बढ़ाएं, जैसे कि शिकंजी है या फिर आप नॉर्मल पानी है, छाछ है, दूध है, दही है, ये सब चीज़ों का आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। बेटर है कि ऐसे मौसम में आप कुछ ड्रिंक्स जैसे कि चाय है या फिर कॉफ़ी है, जो कैफिनेटेड जो ड्रिंक्स हैं, या फिर जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जो कार्बोनेटेड जो ड्रिंक्स हैं, उनको आप अवॉइड करें। बहुत से लोगों का ये मानना होता है कि वो कोल्ड ड्रिंक पियेंगे या सॉफ्ट ड्रिंक पियेंगे, कॉफ़ी पियेंगे तो वो खुद को हाइड्रेट कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही गलत धारणा है। सॉफ्ट ड्रिंक है या कोल्ड ड्रिंक है या कॉफ़ी है, ये आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट कराते हैं, आपकी बॉडी में पानी की कमी करवाते हैं, तो इनको अवॉइड करना चाहिए। और जो एल्कोहलिक पदार्थ हैं, जैसे आप बियर पी रहे हैं या वाइन पी रहे हैं, उनको भी अवॉइड करना चाहिए। वो भी आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट कराते हैं, आपकी बॉडी में पानी की कमी करवाते हैं। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको हीट स्ट्रोक को समझने में बहुत मदद मिली होगी और ये गर्मी के सीज़न में आपकी बहुत मदद करेगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई हेल्थ कंडीशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।